Hello class 7th. Okay, in this video I will teach you civics. Chapter number 1 on equality. On equality means samanta. Okay, so in this video we will study about equality, like what is equality, why it is important, and in democracy everyone is equal or not. यानी कि इक्वालिटी किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वलिटी जो है वो क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हर व्यक्ति को जो है इक्वल राइट्स हैं या नहीं हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेसी. यानी कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है. डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, या फिर इसको हम लोकतंत्र भी बोलते हैं. तो मतलब समझ में आ रहा है शब्द से ही कि प्रजातंत्र यानी कि प्रजा का शासन. अब ये प्रजा का शासन कैसे होता है, जैसे क्या है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि इंडिया, एज यू नो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि इंडिया जो है वो प्रजातांत्रिक देश है. ठीक है, यहाँ पे जनतंत्र है, यानी लोगों का शासन है. अब कैसे, क्या आप ये सोचोगे कि हमारे यहाँ तो जो कि गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर पीएम वगैरह होते हैं. ठीक है, लेकिन क्या है, इन लोगों को हम जो कि इलेक्ट करते हैं. ठीक है, हम इनको चुनते हैं, तब जाकर के गवर्नमेंट बनती है. अब देखो हर 5 साल पे जो है क्या होता है, हमारे यहाँ कंट्री में इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं. अब उन इलेक्शंस में वोटिंग सिस्टम है हमारे यहाँ. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन फीचर होता है कि इलेक्शंस होना. अब जो है जितने भी इंडिया में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी 18 ईयर्स के सिटीजन्स होते हैं, उनको ये राइट होता है कि अगर वो 18 ईयर्स के हो चुके हैं तो वो वोट कर सकते हैं. अब वो वोट करते हैं तब जाकर के कोई गवर्नमेंट बनती है. इसी को हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहाँ पर कि लोग वोट करते हैं. ठीक है, तो देखो द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इक्वलिटी. एसेंस मतलब आधार. ठीक है, किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन आधार क्या होता है, इक्वलिटी होता है. ठीक है, यानी कि अगर उस कंट्री में इक्वलिटी नहीं है तो वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, एवरी अडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन, कास्ट और एजुकेशन हैज़ राइट टू वोट. दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यानी कह रहे हैं कि इन डेमोक्रेटिक कंट्री, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि इंडिया की बात हो रही है, कि जितने भी सिटीजन्स हैं, जितने भी एडल्ट सिटीजन्स, यानी कि एडल्ट यानी वयस्क. ठीक है, अगर वो 18 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज हो चुकी है तो उनको हम एडल्ट सिटीज़न बोलते हैं. तो कह रहे कि बिना इर्रेस्पेक्टिव यानी बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो किसी भी रिलीजन यानी कि धर्म के हों, कास्ट यानी जाति के हों, या फिर वो एजुकेटेड हैं या नहीं हैं, उनके पास राइट टू वोट यानी कि वोट देने का अधिकार है. ठीक है, अगर वो भारत के नागरिक हैं तो वो वोट कर सकते हैं. दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. इसका मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार. तो फर्स्ट टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, वही इसमें दिया हुआ है. देखो, इन इंडिया एवरी सिटीजन irrespective of caste, creed, religion, status and education has a right to vote after attaining the age of 18 years. मतलब कह रहे कि इंडिया में प्रत्येक नागरिक जो है, जितने भी सिटीज़न हैं, बिना भेदभाव के, चाहे वो किसी भी कास्ट यानी जाति, क्रीड यानी समुदाय, रिलीजन यानी धर्म, स्टेटस यानी अमीर या गरीब, एंड एजुकेशन यानी कि पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है. ठीक है, हैज़ अ राइट टू वोट, अगर उसके पास ये अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, अगर उसकी एज 18 ईयर्स हो चुकी, यानी कि अगर वो 18 साल का हो चुका है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो इलेक्शंस में वोट कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो खुद चुन सकता है. और इसी को हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं. ठीक है, तो क्या दिस इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी. और ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मेन फीचर होता है, इंपॉर्टेंट फीचर होता है. पीपल कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे ऑल्सो हैव द राइट टू रिमूव दैम इफ़ दे आर नॉट हैप्पी विद देयर पॉलिसीज़. दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. अब देखो, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि. तो कह रहे हैं कि पीपल जो हैं, हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक होते हैं, वो लोग अपने प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को वो खुद चुन सकते हैं.
उनके पास ये राइट है। अगर वो उनको इलेक्ट करते हैं तो उनके पास एक और राइट क्या होता है कि वो उनको रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि उनके पद से उनको हटा भी सकते हैं, उनको पदमुक्त भी कर सकते हैं। लेकिन ये तब करेंगे जबकि अगर वो उनकी पॉलिसीज़ से वो हैप्पी नहीं है, यानी कि अगर वो अच्छे कार्य हमारे लिए, गवर्नमेंट हमारे लिए सही कार्य नहीं कर रही है, कोई भी नेता अगर हमारे लिए अच्छे कार्य नहीं कर रहा तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और इसी को हम राजनीतिक डेमोक्रेसी बोलते हैं, राजनीतिक प्रजातंत्र बोलते हैं। सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ओके, तो इसको हम राजनीतिक गणतंत्र बोल सकते हैं। फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स इन इनइक्वालिटी। अब देखो कि समानताएं तो हैं, लेकिन बहुत सी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमको इनइक्वालिटी यानी कि असमानताएं भी देखने को मिलती हैं। कैसे? देखो, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट मतलब होता है एक साथ होना। कहते हैं कि किसी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि हमारे देश की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है, अब इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, समानता और असमानता जो है वो एक साथ होती है। देखो कैसे कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं ऑन वन हैंड, एक तरफ हम क्या बात कर रहे हैं कि देयर इज़ इक्वालिटी इन फॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात कर रहे हैं कि जितने भी सिटीजन्स हैं अगर वो 18 ईयर्स के हैं तो वो वोट दे सकते हैं, तो ये एक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति में समानता हो रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें कि क्या है, हमको असमानताएं देखने को मिलती हैं। कह रहा है कि ऑन अदर हैंड इनइक्वालिटी इज़ परपेचुएटेड थ्रू डिफरेंसेस इन इनकम्स। अदर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंडिया। मतलब कि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों में, जैसे कि सबसे ज़्यादा इनकम में जो कि हमको देखने को मिलती है, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। अब आप अपने आसपास देखते होंगे कि अमीर लोग भी रहते हैं, बहुत से गरीब लोग हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिफरेंसेस हमारे इंडिया में होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा संविधान ये समानता का अधिकार हमको दिया हुआ है तो हर व्यक्ति जो है वो एक बराबर अमीर होगा, हर व्यक्ति एक बराबर पढ़ा लिखा होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ों में इंडिया में हैं। वो कैसे हैं, देखो, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जिसको हम जातिवाद बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि कास्ट सिस्टम जो है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। कैसे? आपको मालूम है कि इंडिया में जो कि मेन फोर कास्ट हैं, जनरल, SC, ST एंड OBC, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, तो जो ब्राह्मण है वो हायर कास्ट यानी जनरल, और उसके बाद जो है जो लोअर कास्ट है SC कास्ट, वो जो है उनको क्या है, वो इन सब में बहुत बड़ी असमानताएं हमको देखने को मिलती हैं। कैसे? देखो, द शेड्यूल कास्ट हैव लॉन्ग बीन ट्रीटेड अनइक्वली। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट है यानी कि जो सबसे छोटी कास्ट है, ये जो शेड्यूल कास्ट इसको हम SC बोलते हैं। SC और ST जो होते हैं इनको हम, ये प्राचीन समय से, जब से हम लोगों का क्या है कास्ट सिस्टम बना है और जब से ये कास्टिज्म जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में है, क्या है कि ये जो पुराने समय से ये लोग अनइक्वल यानी कि असमान ट्रीट किए जा रहे हैं। ठीक है, उनके साथ भेदभाव हमेशा से ऐसे होते चला आ रहा है। अब देखो, हमारे यहाँ संविधान भी बन चुका है और इसके बाद क्या है कि हम लोगों के यहाँ जो है इंडिया आज़ाद भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी ये सारी चीज़ें, ये जो कास्टिज्म है ये आज भी इंडिया में है। देखो, इवन टुडे इन मेनी places in many places in India they are denied access to facilities like potable water, temples, education and employment। तो कह रहे हैं कि आज भी क्या है, इंडिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कि असमानताएं देखने को मिलती हैं, ये जो जातिवाद है वो देखने को मिलता है। देखो क्या है कि उनको पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने योग्य पानी से दूर रखा जाता है। जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, टेम्पल्स में वो नहीं जा सकते हैं, उनको एजुकेशन, उच्च शिक्षा का अधिकार नहीं है। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोज़गार करने का अधिकार नहीं है। मतलब क्या है, जो लोअर कास्ट है, हायर कास्ट उनको हमेशा दबा करके रखती है। वो ये चाहती है कि वो लोग जो हैं मंदिरों में ना जाएं, वो पढ़े लिखे ना, वो लोग हमारे गुलाम बन करके रहें। उनको लोग जॉब नहीं करने देना चाहते हैं ताकि वो लोग जो है मजदूरी करें। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में आज भी बहुत सी जगहों पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। इन्हेंसिंग मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी यानी मनुष्य के डिग्निटी यानी गौरव। ठीक है, अब देखो मनुष्य के गौरव को बढ़ाना। ठीक है, अब ये कैसे होगा, जब हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो अच्छे से रहे, समृद्ध रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मनुष्य के गौरव को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि
क्या है कि इन द प्रेजेंट वर्ल्ड द नीड फॉर इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी शुड बी द प्राइम इम्पॉर्टेंस। यानी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आज के समय में, कि हमको मनुष्यों के गौरव को बढ़ाना चाहिए। अब देखो क्या है कि जब हम दूसरों को के गौरव को बढ़ाएंगे, दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो व्यक्ति भी हमारे साथ वैसे ही ट्रीट करेगा, हमें वैसे ही ट्रीट करेगा। तो वही लिखा है कि एवरी ह्यूमन शुड ट्रीट अदर ह्यूमन विद द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज दे वुड वांट फॉर देमसेल्फ। यानी कि अगर हम वो खुद के साथ चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छे से बातें करे, हमारी रिस्पेक्ट करे, तो क्या है कि सबसे पहले हमको उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे, उसका सम्मान करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो व्यक्ति भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा ही। ठीक है। The non-violence approach, the philosophy promoted by Mahatma Gandhi, is the best approach to counter the terror and negate the violence experienced in today's world. अब आपको मालूम है कि महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का जो कि नारा दिया था। मतलब उन्होंने ये कहा था कि हमको अहिंसा को बढ़ाना चाहिए, अहिंसा मतलब हिंसात्मक कार्य नहीं करने चाहिए। तो क्या है, उनकी ये जो फिलॉसफी थी वो आज के समय में अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी समाज जो है वो अच्छे से रहे, शांति व्यवस्था बनाए रखे, तो क्या है उसके लिए हमको महात्मा गांधी की इन बातों पर जो कि को फॉलो करना चाहिए, यानी कि नॉन वायलेंस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। अगर शैक्षिक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो वो दूसरों की रिस्पेक्ट करेगा, दूसरों के कल्चर को भी मानेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो वही है कि एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर दैट प्रमोट्स पीस, रिस्पेक्ट फॉर अदर राइट्स, सो दैट पीपल कैन लिव इन कॉन्जनल एंड हार्मोनियस सोसाइटी। मतलब कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किसी भी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शांति सौहार्दपूर्ण रहने के लिए क्या है कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो कि जो एजुकेटेड व्यक्ति होते हैं वो मोस्टली लोगों के दूसरे कल्चर्स को मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों के राइट्स के बारे में उनको पता होता है कि लोगों के क्या राइट्स हैं, तो वो उनके राइट्स को नहीं जो कि तो उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि किसी भी हार्मोनियस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।